साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सीडीपी के अंतर्गत टॉपिक नंबर 2 कवर करने वाले हैं, वैयक्तिक भिन्नता का। तो आगामी सभी टीचिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेन फोकस हमारा सीटेट के लिए यहाँ पर है। तो सीडीपी के अंतर्गत हम पार्ट 1 डे 1 में टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 डे 2 का टॉपिक है, वैयक्तिक भिन्नता। तो चलिए जानते हैं वैयक्तिक भिन्नता क्या होती है। भाई संसार में कोई भी दो व्यक्ति सेम टू सेम कॉपी तो नहीं होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ अंतर होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वैयक्तिक भिन्नता, कि भाई संसार में कोई भी दो व्यक्ति पूर्णतया एक जैसे नहीं हो सकते। उनमें क्या होगा, उनमें कुछ ना कुछ अंतर होगा, भिन्नता होगा। इसी को बोलते हैं वैयक्तिक भिन्नता। अब यहाँ पर स्किनर के अनुसार देखते हैं तो स्किनर महोदय का कहना है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं से हमारा तात्पर्य किससे है। भाई व्यक्तिगत जब भिन्नता कह रहे हैं इसका मतलब किससे है, तो इसका मतलब उन सभी पहलुओं से है, उन सभी चीज़ों से है जिनका माप किया जा सकता है। ये स्किनर का कहना है। वहीं टायलर का कहना है कि शरीर का आकार हो गया, भाई इसको भी तो माप ही सकते हैं। तो एक प्रकार से उन्हीं के कथन को आगे बढ़ाया। तो भाई टायलर कह रहे हैं कि शरीर का आकार हो गया, स्वरूप हो गया, शारीरिक कार्यों संबंधी हमारी जो क्षमता हो गई, हमारी बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचि, अभिव्यक्तियों और व्यक्तित्व के लक्षण से माप की जा सकने वाली भिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध हो चुकी, ऐसा टायलर का कहना है। तो एक प्रकार से उसी कथन को आगे बढ़ाया कि हाँ, माप की जा सकने वाली भिन्नता जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वैयक्तिक भिन्नता। आगे बात करते हैं जेम्स ड्रेवर की। तो भाई जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि कोई व्यक्ति ना अपने समूह के सदस्यों से क्या होता है, शारीरिक मानसिक गुणों में जो भी अंतर उसमें होगा उसी को बोलेंगे हम लोग वैयक्तिक भिन्नता। अब भाई इसमें जाति क्यों बोला गया, समूह क्यों बोला गया। भाई मनुष्य का समूह है तो मनुष्य से ही तो समानता देखी जाएगी, जानवर का समूह है तो जानवर से समानता देखी जाएगी। तो इसीलिए कहा गया कि अपने समूह से, कोई भी व्यक्ति अपने समूह से जो भी अंतर दिखाएगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वैयक्तिक भिन्नता। अब इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हम लोग केवल कवर कर रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट फैक्ट ही देखेंगे। बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा जहाँ पर आप इसे कवर कर सकते हैं। नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। तो चलिए देखते हैं आगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण है। भाई व्यक्तिगत विभिन्नता किसके कारण होती है। तो पहली बात तो आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि वैयक्तिक भिन्नता जो है ना, ये कोई श्राप नहीं है, वरदान है। वैयक्तिक भिन्नता जितनी ज़्यादा होगी इसको आपको पॉजिटिव लेना है, उतना ही अच्छा है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के कारण क्या है भाई, वंशानुक्रम होता है, अनुवांशिक हो सकता है, वंश के अनुसार हो सकता है। और दूसरी चीज़ है कि वातावरण, जाति, प्रजाति, देश व आयु व बुद्धि आदि के कारण भी हो सकती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के बहुत सारे कारण हो सकता है। वंशानुक्रम के कारण भिन्नता आई हो सकता है वातावरण, माहौल ऐसा मिला हो जिसके कारण व्यक्तिगत भिन्नता आई हो सकता है जाति, प्रदेश या किसी स्थान विशेष, देश की भौगोलिक स्थिति पर भी निर्भर करता है, और आयु व बुद्धि पर भी निर्भर करता है। तो ये सभी कारण हो सकते हैं वैयक्तिक विभिन्नता के। अब बात कर लेते हैं वैयक्तिक अगर विभिन्नता है तो इसमें कौन से शिक्षण की प्रविधि होती है, कौन से शिक्षण विधि अपनानी चाहिए। तो दो यहाँ पर आपको याद रखना है। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट प्रणाली जो कि किलपैट्रिक की है। प्रोजेक्ट प्रणाली कौन लेके आया था, किलपैट्रिक लेके आए थे। और डाल्टन प्रणाली कौन लेके आया था, पार्क हसर्ट लेके आए थे। तो मिस हेलन पार्क हसर्ट जो है ये डाल्टन प्रणाली लेके आए थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है किंडरगार्टन के बारे में। तो भाई किंडरगार्टन बच्चों का बगीचा, फ्रोबेल ने इसको प्रेम से सींचा। तो ये आपको मनोविज्ञान की चालिसा जो मैंने दी थी उसमें आपको ये कवर हुआ था। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका भी लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आप मनोविज्ञान चालिसा को कवर कर सकते हैं। तो किंडरगार्टन प्रणाली की बात करें तो फ्रोबेल लेके आए थे। इसमें बच्चों को खेल खेल में सिखाया जाता है। अब आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो कि है भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता जो है। भाई भारतीय समाज में क्या है, लोग अलग अलग तरह की भाषा बोलते हैं। तो इसको कैसे देखा जाना चाहिए, तो इसको भी आपको पॉजिटिव लेना है कि भाई हमारे यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जा रही हैं इसको पॉजिटिव लेना है, एक संसाधन के रूप में इसको देखना है, क्योंकि इससे हम नई नई चीज़ें सीख सकते हैं। तो भारतीय समाज की जो बहुभाषिक विशेषता है इसको कैसे देखा जाना चाहिए, विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने में संसाधन के रूप में, एक प्रकार से हमारे लिए संसाधन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शिक्षार्थियों यानी जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जो अधिगम करता है, उसकी वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में शिक्षिका को क्या चाहिए, यानी कि जो टीचर है उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए कि भाई विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराए, यानी अलग अलग प्रकार से अनेक प्रकार की ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध कराए जिससे अधिगम किया जा सके, शिक्षा ग्रहण की जा सके। तो ये एक टीचर को करना चाहिए, यानी वैयक्तिक विभिन्नता को पॉजिटिव लेना
होना चाहिए, इसको एक वरदान समझ के एक्सेप्ट करना चाहिए। आगे है शिक्षक को चाहिए अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता से निपटने के लिए। तो अगर किसी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता है, यानी कि होगी ही होगी कक्षा में, क्योंकि सभी व्यक्ति एक जैसे तो होते नहीं हैं, तो कक्षा में क्या होती है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। तो ऐसे में शिक्षक को क्या करना चाहिए, ऐसे में शिक्षक को ये करना चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दें और उन सभी बच्चों की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन सभी बच्चों की जो विशेषताएं हैं, उनको आपस में परस्पर अंतरक्रिया द्वारा एक दूसरे को ट्रांसफर करें। तो ये एक टीचर को करना चाहिए, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता को वरदान के रूप में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट आगे हम लोग इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि शिक्षार्थी जो है व्यक्तिगत विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रदर्शित करते हैं। अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए, सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए कि हम अलग अलग प्रकार से अनुभव ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार से सीख सकते हैं। तो टीचर को ऐसा करना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पर ये देखते हैं कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, यानी कक्षा में अलग अलग प्रकार के बच्चे अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। तो इसे शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए। भाई हमने कहा ना कि बहुभाषी होना और व्यक्तिगत विभिन्नता होना कोई श्राप नहीं है, इसको एक वरदान समझो, संसाधन समझो, जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, नई नई चीज़ें सीख सकते हो। तो टीचर को क्या करना चाहिए, इसको संसाधन के रूप में देखना चाहिए। आगे देखते हैं, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी हैं, यानी कोई क्लास है उसमें बहुभाषी विद्यार्थी हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे हैं। तो यह स्थिति क्या उत्पन्न करती है, भाई सीखने में एक समृद्ध संसाधन, हमारे सामने एक संसाधन लेके आई है कि भैया ये भी सीख लो, ये भी सीख लो और ये भी सीख लो। तो इसको संसाधन के रूप में देखना है। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। भाई व्यक्तिगत विभिन्नता कहाँ कहाँ देखने को मिलेगी, किस किस रूप में देखने को मिलेगी, क्षेत्र क्या है इसका। तो भाई व्यक्तिगत विभिन्नता की बात करें तो लिंग भेद हो सकता है, शारीरिक रचना में विभिन्नता हो सकती है, मानसिक योग्यता में हो सकती है, तो यहाँ पर हो सकती है। बालकों की अभिव्यक्ति के निर्धारण में तत्वों की भूमिका है। तो बालक की जो अभिवृत्ति है ना, इसके निर्धारण में किसकी किसकी भूमिका है, तो भाई परिवार की भूमिका होती है, समाज की होती है, हमारे समुदाय की होती है, तो इन तीनों की होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता को जानने की विधि कौन सी है, तो भाई अगर व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना है तो आपको क्या करना चाहिए, बुद्धि परीक्षण करना चाहिए। उपलब्धि परीक्षण जो होता है इसको भी कर सकते हैं और अभिरुचि परीक्षण जो होता है इसको भी कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम व्यक्तिगत विभिन्नता को जान पाएंगे। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नता को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग कर सकता है। तो मान लो क्लास में व्यक्तिगत विभिन्नता है तो विद्यालय को क्या करना चाहिए, तो बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना चाहिए कि जो शिक्षा है ना वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी बच्चे को केंद्र में रखते हुए ही शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए। शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर भी उपलब्ध कराने चाहिए ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सके। आगे देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद क्या होते हैं। भाई अगर कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नता है तो क्या होगा, ये लाभकारी है। क्यों, क्योंकि विद्यार्थियों की जो संज्ञानात्मक संरचना है इसको खोजने में और अध्यापक को प्रवृत्त करने में सहयोग होता है, इससे सहयोग मिलता है। आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है, आत्म केंद्रित व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, वो पहले अपने अंदर झांकता है। तो आत्म केंद्रित व्यक्ति क्या होता है, अंतर्मुखी होता है। और व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है, तो भाई भिन्नता किसके कारण होती है, तो हम पहले देख चुके हैं कि भाई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न क्यों होता है, वंशानुक्रम के कारण, वातावरण के बीच जो अन्योन्य इन दोनों के बीच क्रिया होती है, इसके कारण विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तियों का वर्गीकरण किसने किया, युंग ने किया। तो युंग नामक जो हमारे समाजशास्त्री हैं इन्होंने अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है, युंग नामक मनोवैज्ञानिक ने। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण, यानी प्रकारात्मक रूप से व्यक्तित्व को वर्गीकरण किसने किया, तो हिप्पोक्रेटस ने किया। ये आपको पॉइंट वाइज याद करना है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी मनोदशा ऐसी नहीं है कि वो सीखने में रुचि ले रहे हैं, तो उन्हें आप क्या करेंगे, यानी टीचर के तौर पे क्या करना चाहिए, तो उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उनकी रुचि के अनुसार या उनके भावों को समझते हुए अपनी रुचि के अनुसार उसमें चीज़ें बताएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आगे बच्चों में रुचि बनाए रखने के लिए कि भाई बच्चे का क्लास में मन नहीं लग रहा, तो उसकी रुचि बनाए रखने के लिए कौन सी विधि का चयन करना चाहिए, तो बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देना चाहिए, यानी बच्चा जितना इन्वॉल्व रहेगा ना उसका मन उतना ज़्यादा लगेगा।
करेगा, तो कुछ ऐसी एक्टिविटी करानी चाहिए जिससे बच्चा उसमें इन्वॉल्व हो जाए। तो बच्चे को स्वयं गतिविधि करने के लिए हमें देना चाहिए। अगला है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, यानी मानव का विकास किन दोनों चीज़ों के योगदान का परिणाम है, किन दोनों चीज़ों की वजह से मानव का विकास होता है। तो वंशानुक्रम तथा वातावरण के कारण मानव का विकास किन दोनों का परिणाम है, वंशानुक्रम और वातावरण का। अगला फैक्ट देखते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो भाई जो मानसिक विकास होता है इसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, मानसिक विकास किस पे डिपेंड करता है, तो डिपेंड करता है भाई वंशानुक्रम पर, परिवार का वातावरण कैसा है इस पे भी डिपेंड करता है कि मानसिक विकास कैसा होगा, परिवार की सामाजिक स्थिति कैसे है, किस प्रकार के समाज में हम रह रहे हैं उससे भी डिपेंड करता है कि हमारी मानसिक विकास जो मानसिक मनोदशा है वो कैसी होगी। तो ये चीज़ें होती हैं। आगे देखते हैं, छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो अगर छोटी कक्षा है तो उसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को धैर्य व दृढ़ता के पूर्ण, यानी कि छोटी कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, तो ऐसे में टीचर को ना धैर्यवान होना चाहिए। बच्चे जिज्ञासु होते हैं, एक ही चीज़ को बार बार पूछते हैं, तो ऐसे में टीचर को क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, दृढ़ता उसके अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस हार मान ले बच्चे से, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे कैसे होते हैं, तो स्वभाव और प्रकृति से जो छोटे बच्चे होते हैं इनके लिए आप निगेटिव नहीं बोल सकते, तो वो सक्रिय और जिज्ञासु होते हैं, उन्हें हम जिद्दी नहीं बोल सकते, वो जिज्ञासु होते हैं। तो स्वभाव और प्रकृति से जो छोटे बच्चे होते हैं वो सक्रिय होते हैं और क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, हर चीज़ को पूछते हैं ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो वो जिज्ञासु होते हैं। अगला देखते हैं, प्रौढ़ शिक्षा के लिए आयु वर्ग है। तो प्रौढ़ शिक्षा जो है वो 15 से 35 वर्ष के लिए, यानी 15 साल से 35 साल तक की जो बीच की शिक्षा होती है इसको बोला जाता है प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा जो है इसी आयु के उम्र के बच्चों के लिए या व्यक्तियों के लिए होती है। आगे है, लंबे और कठिन शब्दों का उच्चारण करवाने के लिए, यानी बहुत बड़े बड़े शब्द हैं तो उनका उच्चारण करवाने के लिए क्या करेंगे, तो भाई क्या करना चाहिए, उसको बार बार बुलवाने का प्रयास करना चाहिए, और अगर शब्द बहुत बड़ा है तो उसको छोटे छोटे खंडों में बांट कर पढ़वाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो बड़े बड़े शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, इनका उच्चारण करवा सकते हैं बच्चों से। अगला यहाँ पर पॉइंट देखते हैं कि व्याख्यान देते समय कोई उदंड छात्र बाधा उत्पन्न कर रहा है, यानी जब आप क्लास में कोई व्याख्या दे रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उस दौरान अगर कोई छात्र बाधा उत्पन्न करता है तो क्या करेंगे, तो भाई उसको जाके एकदम से पीट नहीं देना है, उसको दंड नहीं दे सकते, दंड निगेटिव शब्द है, इसको तो आप बिल्कुल भी चूज नहीं करेंगे। तो उस समय टीचर होने के नाते धैर्यपूर्ण उसकी बात को सुनेंगे कि भाई उसका मन क्यों नहीं लग रहा है, उसकी समस्या क्या है, कुल मिला के उसकी समस्या सुनेंगे और उसकी जो भी परेशानी है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो एक टीचर होने के नाते ये करना कंपलसरी है। आगे, अध्यापक जो है वो छात्रों के व्यक्तिगत विभेद किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से जान सकता है। तो अगर अध्यापक को जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनके बीच में व्यक्तिगत विभिन्नता को जानना है तो इसके लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सन 1860 में सर्वप्रथम किसने यह सिद्ध किया था कि व्यक्तियों में उच्च बौद्धिक योग्यताएं उनके वंशानुक्रम का परिणाम होती है, यानी कि जो बौद्धिक योग्यताएं, क्षमता होती है ना, वो वंशानुक्रम का परिणाम होती है। तो ये गाल्टन महोदय का कहना है कि भाई हमारे वंश पर निर्भर करता है कि हमारी बौद्धिक योग्यताएं कैसी होंगी, ऐसा गाल्टन महोदय का कहना है। अगला है, डिसलेक्सिया संबंधित है किससे, तो डिसलेक्सिया का मतलब होता है पठन विकार, यानी किसी व्यक्ति को पढ़ने में समस्या आ रही है तो उसे डिसलेक्सिया हुआ है, उसे क्या हुआ है, डिसलेक्सिया हुआ है। तो इस प्रकार से टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक को कवर करेंगे। तो इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बाल मनोविज्ञान है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।